मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की भूमिका मौर्यकालीन प्रशासन में अहम थी। मंत्रिपरिषद राजा के या मंत्रिपरिषद राजा की सहायता के लिए होती थी। मंत्रिपरिषद है वो राजा की सहायता के लिए होती थी। जैसे कि अब वर्तमान में हम आप प्रधानमंत्री को ले लीजिए कि वो एक राजा है, तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है और कैबिनेट, हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। तो कुछ विशेष जो निकटतम व्यक्ति मंत्री होते हैं, इनके मुख्य मुख्य विभागों के जो मंत्री होते हैं वो अलग और सभी मंत्री वो अलग होते हैं। इनमें कुछ फर्क होता है। ऐसा ही मौर्य काल में भी होता था। एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें 18 सदस्य होते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और एक मंत्री आंतरिक मंत्रिपरिषद जिसे मंत्रिण कहा जाता था, उसमें 3 या 4 सदस्य होते थे। तो इसी तरह वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि मंत्री जैसे कि 545 जो लोकसभा सीटें हैं, तो मंत्री कितने हो सकते हैं? 81 समथिंग। तो 81 में एक तो प्रधानमंत्री हो गया, फिर बचे 80 में सभी तो कैबिनेट मंत्री हो नहीं सकते, एक मंत्री परिषद है वो तो कुछ विशेष मंडल या मंत्रालयों के मंत्री क्या कहलाएंगे? उस वक्त क्या कहलाएंगे? मंत्रिण कहलाएंगे, जो कि राजा के निकटतम व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी सलाह राजा विशेष रूप से मान लेता था। मंत्रिपरिषद राजा की सहायता के लिए होती थी। मौर्य काल में मंत्रिपरिषद की संख्या, मौर्य काल में मंत्रिपरिषद की संख्या 18 बताई जाती है। 18 बताई जाती है। इन 18 मंत्रियों को, यानी इस मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते थे, इन मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ कहा जाता था। ये कभी बार पूछा गया है कि तीर्थों की संख्या कितनी थी, तो कितनी है? 18। तीर्थों की संख्या कितनी है? 18। तीर्थ भी कहा जाता था, इनको महामात्य भी कहा जाता था। तीर्थ या महामात्य कहा जाता था। इनके पास अपने अपने विभाग होते थे। इनके पास अपने अपने विभाग होते थे। इनके जिस प्रकार वर्तमान में होता है, किसी के पास वित्त मंत्रालय है, किसी के पास गृह मंत्रालय है, किसी के पास विदेश मंत्रालय, उसी तरह अलग अलग विभाग इनके पास होते थे। और इन मंत्रियों की सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी होते थे।
राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी और मंत्री परिषद की सहायता के लिए अधिकारी भी होते थे, जैसे वर्तमान में भी होते हैं। प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है और मंत्रियों की सहायता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान सिचुएशन जो सरकार है वो और मौर्यकालीन सरकार है वो लगभग एक तरह से ही, या एक तरह से हम कह सकते हैं समान ही थे। और एक आंतरिक मंत्री परिषद होती थी, आंतरिक मंत्री परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। आंतरिक मंत्री परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था, मंत्रिण कहा जाता था, जिनकी संख्या 3 या 4 होती थी, जिनकी संख्या 3 या 4, 3 से 4 होती थी। 3 से 4 होती थी, वो क्या थी? मंत्रिण होती थी। और इस मंत्रिण की तरह ही वर्तमान में कैबिनेट होती है। फिर आते हैं अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के अलावा, अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद के अलावा 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है, अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है। मंत्री परिषद में तो युवराज है, द्वारिक है, अंत्यपाल है, सेनापति है, या प्रधान सेनापति, या जो उनको राजा को सहायता देने के लिए निकटतम होता था प्रधानमंत्री, इस तरह के 18 विभाग होते थे। उन विभागों के मुखिया होते थे वो मंत्री परिषद। अध्यक्ष होते थे, उनमें सीता अध्यक्ष, पणिया अध्यक्ष, लूणा अध्यक्ष, ये जो लक्षणा अध्यक्ष आदि है वो अध्यक्षों में आते थे। उल्लेख मिलता है, जैसे लिख देता 3-4 अध्यक्षों के बारे में भी, जैसे सीता अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष, लूणाध्यक्ष, बंधनकाराध्यक्ष, आदि 26 प्रकार के अध्यक्ष हुआ करते थे। आदि 26 प्रकार के अध्यक्ष होते थे। इनके अलावा भी कई अधिकारी होते थे। और ये अध्यक्ष क्या करते थे, जो राज्य की गतिविधियां हैं ये
अधिकारी राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते थे। आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखते थे, यानी कि राज्य की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इनके बारे में ये अध्यक्ष है वो नजर रखते थे, क्योंकि ये अपने अपने विभागों में टैक्स वसूल करते थे। मौर्यकालीन या मौर्य काल में आय के स्रोत वन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, मापतोल, वन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, मापतोल, कताई बुनाई, कताई बुनाई आदि थे, वो उनकी आय के स्रोत थे। आदि थे। मौर्य काल में आय के स्रोत वन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, मापतोल, कताई बुनाई आदि थे, यानी कि इनसे इनको टैक्स मिलता था। एक खान आदि है वो आय के स्रोत होते थे। फिर हम देखते हैं नगर प्रबंध, यानी नगरों का प्रबंध कैसे किया जाता था। नगर प्रबंध या नगर व्यवस्था। नगर प्रबंध या नगर व्यवस्था। नगर का जो ध्यान रखने वाला जो मुख्य व्यक्ति होता था उसे नगरक या नागरक कहा जाता था। नगर की व्यवस्था या प्रबंधन इनकी हम कह सकते हैं, जिस तरह महापौर होता है, जैसे नगर निगम का महापौर होता है, मुखिया होता है, उसी तरह एक नागरिक होता था। वो नगर की व्यवस्था का संचालन करता, देख रेख करता था, या उसके नगर के प्रबंध का या नगर का जो प्रबंधन है किस तरह क्या करना चाहिए आदि बातों का ध्यान रखने वाला, या नगर में कोई भी कार्य करवाने के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति था वो क्या होता था, नागरिक होता था।
कार्य या नगर की व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, व्यवस्था बनाए रखने का, बनाए रखने के कार्यों की जिम्मेदारी नागरिक या नागरिक नामक अधिकारी या व्यक्ति के पास होती थी। व्यक्ति के पास होती थी। उसकी सहायता के लिए अधिकारी भी होते थे। नागरिक की सहायता के लिए अधिकारी होते थे। सहायता के लिए अधिकारी होते थे। ये चीजें आज भी होती है और पहले भी थी। एक नगर के प्रबंधन या नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है और उस व्यक्ति के कार्यों का संचालन करवाने के लिए, उसके सहायता के लिए एक जो अधिकारियों का मंडल होता है, या हम कह सकते हैं कि अधिकारियों का संगठन होता है, तो उसकी सहायता करते हैं। और ये अधिकारी कितने होते थे? इनकी एक नगर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें 6 समितियां होती थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति होते थे। कुल मिला के कितने हो गए? 30 व्यक्ति। नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 समितियां होती थी। 6 समितियां होती थी। इन 6 समितियों में कुल 30 व्यक्ति होते थे। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति होते थे। प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति होते थे। नगर की व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार व्यक्ति नागरिक या नगरक कहलाता था। उसकी सहायता के लिए अधिकारी होते थे और उन अधिकारियों की कुल संख्या है वो 30 होती थी, जो 6 समितियों में विभाजित थी और प्रत्येक समिति में 5-5 व्यक्ति होते थे। फिर एक नगर का जो टैक्स जो व्यक्ति जमा करता था या टैक्स रखता था वो कहलाता था समाहर्ता। तो नगरक की सहायता के लिए